आपका एबीपी गंगा में। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो देखिए, यूपी में सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार है। एनसीआरबी की रिपोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी है और 2021 में केवल एक सांप्रदायिक हिंसा की घटना हुई है। 2019 और 20 में सांप्रदायिक हिंसा की एक भी घटना नहीं हुई है, जबकि झारखंड में सांप्रदायिक हिंसा के 100 मामले, बिहार में 51, राजस्थान में 22, महाराष्ट्र में 77 और हरियाणा में 40 सांप्रदायिक हिंसा की घटना दर्ज की गई है। देश में 2021 में कुल 378 सांप्रदायिक हिंसा की घटना दर्ज की गई है। तो देखिए, अविनाश तिवारी फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, सांप्रदायिक सौहार्द की जो लिस्ट है जारी हुई है, कहीं ना कहीं यूपी के लिए एक राहत है, कम संख्या में, लेकिन जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बरकरार है। ये बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है, उसकी कहीं ना कहीं बानगी देखने को मिल रही है। जब एनसीआरबी अपने आंकड़े जारी किए तो साफ तौर पर उसने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2021 में केवल एक सांप्रदायिक हिंसा की घटना हुई है और 2019 और 20 में एक भी घटना नहीं हुई है। ये दर्शाता है कि पिछले 3 सालों में केवल एक सांप्रदायिक हिंसा की घटना हुई है और कोई घटना नहीं हुई थी। अपने आप में जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं, उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे रूप देखने को मिल रहा है। जब एनसीआरबी अपने आंकड़े जारी कर रही है तो वहाँ पे साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि सांप्रदायिक हिंसा की घटना जो पहले काफी ज्यादा हुआ करती थी, वो उत्तर प्रदेश में आज ना के बराबर हो चुकी है। वहीं अगर बात करें तो एनसीआरबी ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो सबसे ज्यादा हत्याओं के मामले में जरूर नंबर 1 पर है, क्योंकि जिस तरीके से 22 करोड़ से ऊपर ज्यादा जनसंख्या है, वहाँ पे अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हत्या के मामले जरूर दर्ज हुए हैं। 3717 हत्या के मामले दर्ज हुए हैं। वहीं अगर बात करें तो बिहार नंबर 2 पे है, जहाँ पे 2799 हत्याओं के मामले को दर्ज किया गया। लेकिन जो सबसे बड़ी कामयाबी रही उत्तर प्रदेश सरकार की रही कि सांप्रदायिक हिंसा पूरी तरीके से अब रुक गई है। पिछले 3 सालों में केवल एक ही सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिली है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद अविनाश तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कैबिनेट के मंगल मंथन की। तो आज योगी कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है। कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। सुबह 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। तमाम जो प्रस्ताव हैं वो रखे जाएंगे और माना ये जा रहा है कई जो अहम प्रस्ताव हैं उन पर सीएम की अध्यक्षता में मुहर भी लग सकती है। तो ये बड़ी खबर, 11 बजे जो ये अहम बैठक है इसकी शुरुआत होगी। लोक भवन में बैठक का आयोजन होगा और कई जो अहम प्रस्ताव हैं वो रखे जाएंगे। किसानों की समस्याओं को भी रखा जा सकता है। जिस तरीके से कई इलाकों में बारिश नहीं हुई है, किसानों की फसल को नुकसान हुआ है, तो माना यह जा रहा है कि किसानों की समस्याओं पर भी जो प्रस्ताव है आज इस बैठक में उस पर भी मुहर लग सकती है। तो काफी अहम बैठक है और सुबह 11 बजे बैठक की शुरुआत होगी। और चलिए खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए अनुभव शुक्ला लखनऊ से सीधा इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुभव, 11 बजे बैठक होनी है कैबिनेट की, क्या कुछ अहम जानकारी, क्या कुछ जो अहम प्रस्ताव हैं वो पेश किए जाएंगे और किन पर मुहर लग सकती है? देखिए, बिल्कुल ये कैबिनेट बैठक 11 बजे लोक भवन में होगी और पिछले मंगलवार की अगर बात करें तब कैबिनेट बैठक नहीं हो पाई थी। उत्तर प्रदेश में मंगलवार का दिन कैबिनेट बैठक के लिए वैसे ज़्यादातर रिजर्व ही रहता है और आज जो बैठक होनी है उसमें खासतौर पर सिंचाई विभाग से जुड़ा एक प्रस्ताव आ सकता है, साथ ही साथ एमएसएमई विभाग से जुड़ा प्रस्ताव लाया जा सकता है और इसके अलावा जो एनआरआई विभाग है उससे जुड़ा एक प्रस्ताव लाया जा सकता है। जिस तरीके से अभी आप उत्तर प्रदेश की बात करिए कि बारिश कम हुई कई ज़िलों में, 33 से ज़्यादा ऐसे ज़िले जहां बारिश कम हुई, वहां किसानों को फसल का नुकसान हुआ है और ऐसे में अब आज जो प्रस्ताव लाया जा सकता है उसके मुताबिक 33% का अगर हम कहें उससे ज़्यादा की फसल जो है वो ख़राब हुई है तो उनको मुआवजे का एक प्रस्ताव जो है वो आज की बैठक में लाया जा सकता है। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रस्ताव है क्योंकि कुछ समय पहले आपको याद होगा मुख्यमंत्री ने बैठक भी की थी, कम बारिश को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की थी और ये कहा था कि अगर किसान को बिजली की भी ज़रूरत पड़े और उसका बकाया हो, नलकूप का कनेक्शन भी उसका ना काटा जाए, तो इस तरह के निर्देश दिए थे और आज इसीलिए कैबिनेट में इससे जुड़ा एक प्रस्ताव लाया जा सकता है जिससे कि किसानों को मुआवजा दिया जाए। दूसरा, सिंचाई विभाग की एक योजना है नलकूप योजना, उससे जुड़ा एक प्रस्ताव लाया जा सकता है क्योंकि सरकार ने कहा था कि किस तरीके से नलकूप को वो किसानों को मुहैया कराएंगे, तो उससे जुड़ा जो प्रस्ताव है वो भी आज की बैठक में लाया जा सकता है। फिर आप देखिए कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में ही जो यूपी विधानसभा का जो मानसून सत्र शुरू होना है वो भी है, तो उसका एक प्रस्ताव लाया जा सकता है आज कैबिनेट में, क्योंकि जब कैबिनेट उसको अप्रूव करता है फिर वो गवर्नर के पास भेजा जाता है और फिर उसके बाद वो जो तारीख है वो तय होती है। एमएसएमई की जो नीति है, जो पॉलिसी है, उसमें कुछ संशोधन का एक प्रस्ताव है वो भी आज लाया जा सकता है। इसी तरह एनआरआई विभाग जो है, एनआरआई डिपार्टमेंट,
उसमें भी कुछ संशोधन है, नीतियों में संशोधन है, तो उससे जुड़ा एक प्रस्ताव लाया जा सकता है। सौर ऊर्जा की जो नीति लाई थी, काफी अहम बैठक ये होने वाली है। अब देखने वाली बात है कि इन प्रस्तावों पर मोहर लगती है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब रुक करेंगे गोरखपुर से मिल रही खबर का, जहां गोरखपुर ग्रामीण सीट से भाजपा विधायक विपिन सिंह पर बड़े भाई डॉक्टर कौशल किशोर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल आरोप ये है कि विधायक विपिन सिंह ने उन्हें घर न छोड़ने पर हत्या और रेप केस में फंसाने की धमकी दी है। दरअसल ये पूरा मामला प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है और दोनों भाई एक ही घर में रहते हैं। बड़े भाई ने अपने भाई को धमकी दी है कि अगर उसने घर नहीं छोड़ा तो उसे रेप के केस में फंसा दिया जाएगा। हालांकि इस मामले की शिकायत कैंट पुलिस और मुख्यमंत्री पोर्टल से भी की गई है और पारिवारिक मामला होने की वजह से अभी पुलिस के आला अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। और चलिए इस वक्त गोरखपुर से संवाददाता नीरज श्रीवास्तव सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, पहले तो विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे मामला क्या कुछ था और फिलहाल क्या कुछ चल रहा है इस पर। आयुषी, बिल्कुल आपको बता दें कि 2012 में पहली बार विधायक बने विपिन सिंह गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से और लगातार दूसरी बार वो विधायक हैं और उनके बड़े भाई डॉक्टर कौशल किशोर ने ये आरोप लगाया। और चूंकि अब मामला घर की दहलीज पार कर थाने पहुंच चुका है, इसलिए साख पर बट्टा भी लगा है और जवाबदेही भी है और यही वजह है कि अब किसी ना किसी को आगे आकर सफाई देना पड़ेगा। और उम्मीद की जा रही है कि विपिन सिंह जो विधायक हैं, छोटे भाई हैं, वो आकर ज़रूर इस मामले में आज सफाई देंगे। चूँकि बड़े भाई ने उन पे आरोप लगाया कि उनकी हत्या और रेप में के फर्जी केस में फंसाने की धमकी उन्होंने दी। और जो वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो वायरल होने के बाद जब हमारी टेलीफोनिक बातचीत हुई है बड़े भाई डॉक्टर कौशल किशोर से, तो उन्होंने बताया है कि 24 अगस्त की पहला जो झगड़ा हुआ वो 24 अगस्त को हुआ। वो भी तब हुआ जब उन्होंने बताया कि उनके जो पिता हैं अंबिका सिंह, वो कौड़ीराम से 1993 और 2007 में विधायक रह चुके हैं और उन्होंने ही 79 में ये ज़मीन खरीदी थी और उसके बाद 3 टुकड़ों में फिर अगल बगल की जो ज़मीनें हैं उसको ख़रीदा, लेकिन नगद दे दिया और उसका जो रजिस्ट्री है वो नहीं करा पाए थे। और साल 2012 में विपिन सिंह ने चोरी से चुपके से, उनका जो आरोप है कि चुपके से उन्होंने रजिस्ट्री करा ली और 24 अगस्त को जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने आपत्ति जताई। और जो अंबिका सिंह पिता हैं वो भी कौशल किशोर के साथ में खड़े हुए और बाकायदा उन्होंने विपिन सिंह से इस पे बातचीत की। तो उन्होंने कहा कि ये संपत्ति जो है वो माँ के नाम भी है और इसलिए वो इस पे मतलब अपना हक जता रहे हैं। और यही वजह है कि विवाद बढ़ता चला गया और अब चूंकि घर की दहलीज से बाहर विवाद आ गया है तो निश्चित है कि साख पर बट्टा भी लग रहा है और उनको सफाई भी देनी पड़ेगी। हालांकि चलिए बिल्कुल कहीं ना कहीं इंतजार रहेगा विधायक जी के बयान का। नीरज, क्या कुछ उनका कहना है इस पूरे मामले को लेकर? बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे तो देखिए मेरठ से बड़ी खबर है। यहाँ बैंक मैनेजर की गर्भवती पत्नी और बेटी की हत्या का मामला सामने आया है। हस्तिनापुर थाना इलाके के रामलीला ग्राउंड कॉलोनी का ये मामला है। दोनों की हत्या करके बेड के बॉक्स में डाले गए शव, दुपट्टे से गला दबाकर दोनों की हत्या की गई है और मकान में ताला डालकर स्कूटी भी हत्यारे ले गए। तो हस्तिनापुर थाने की रामलीला ग्राउंड कॉलोनी में इस वारदात को अंजाम दिया, जहां अपराधी आए, हत्या करके चले गए और शव को बेड के बॉक्स में डालकर फरार हो गए। साथ ही साथ मौके से जो स्कूटी मौके पर मौजूद थी वो भी अपने साथ लेकर चले गए। दृष्टिया देखने से लग रहा था कि संभवतः गला घोटकर इसमें हत्या की बात प्रतीत हो रही थी। और जो व्यक्ति हैं उनकी शादी को 7 वर्ष हो चुके हैं और जो मायके हैं, मायके वालों को भी सूचित इसमें कर दिया गया था और वो भी जल्द ही पहुंचने वाले हैं। और घर वालों के द्वारा इसमें कुछ लोगों के ऊपर शक व्यक्त किया गया है और उसके आधार पर पुलिस की अभी छानबीन चल रही है और अभी वार्ता करके तहरीर प्राप्त की जा रही है। उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। और देखिए चंदौली में CWC और RPF ने करीब 3 दर्जन से ज्यादा ऐसे लड़के और लड़कियों का रेस्क्यू किया है जिन्हें कथित तौर पर नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग के नाम पर बंधक बनाकर रखा गया था। बताया ये भी जा रहा है कि नेटवर्क कंपनी में ट्रेनिंग के नाम पर बच्चों को बुलाकर बंधुआ मजदूर बनाकर रखा जाता था। इनसे ट्रेनिंग के नाम पर मोटी रकम भी वसूली गई। रेस्क्यू कराए गए बच्चों में ज्यादातर बिहार और झारखंड के हैं, जिन्हें किराए के कमरों में अमानवीय तरीके से रखा गया। घटना का खुलासा तब हुआ जब इनमें से किशोरी
किसी तरह से भागकर एनजीओ कर्मी तक पहुंची। लड़की की निशानदेही पर आरपीएफ ने रेड मारी और कुल 39 लड़कों को मुक्त कराया है। वहीं इस गोरख धंधे को संचालित करने वाले 4 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बोले थे कि ऑफिस में काम है बोल के लाए थे, फाइल सिर्फ वो उधर से उधर करना बोल के। तो आए तो देखे तो ऑफिस में काम भी नहीं। ऑफिस में काम नहीं था? नहीं। पैसे भी लिए थे आपसे इन लोगों ने? हाँ। कितने? 8,500। क्या बोले थे, क्या बोल कर लाए थे? बोले थे कि ऑफिस में काम है। झारखंड से उनको लाके और यहाँ पे उनसे वोकेशनल ट्रेनिंग के नाम पे उनको लाया गया था, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था और ये बच्ची हिम्मत करके वहाँ से निकल के स्टेशन की तरफ आई थी। तो उसके बाद हमारी टीम ने यहाँ के जिला पुलिस के साथ संयुक्त एक कार्रवाई की। चंदासी के इस क्षेत्र में आज यहाँ पर अभी छापेमारी की गई है और यहाँ पे करीब 39 बच्चे हमको मिले, जिसमें 34 माइनर थे, 12 बच्चियाँ थीं और 22 बच्चे थे। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, सपना चौधरी के खिलाफ चल रहे मामले की आज सुनवाई होनी है। ये बड़ी जानकारी। आशियाना थाने में सपना के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है। सपना के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसे लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि सपना चौधरी पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है, जिस पर आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। आशियाना थाने में सपना के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। कार्यक्रम के पैसे लेने के बाद कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का सपना चौधरी पर आरोप लगा, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई और डांस इवेंट में दर्शकों का पैसा हड़पने का सपना चौधरी पर आरोप लगा है। लगातार पेश होने के आदेश सपना चौधरी को दिए गए, लेकिन आदेशों के बावजूद भी सपना चौधरी पेश नहीं हुई। और अगली खबर आगरा से है। यहाँ दबंग शिक्षक ने दूसरे शिक्षक को लाठी से जमकर पीटा है। पिन्हाट ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय रोना की गली में ये मारपीट हुई है। पीड़ित शिक्षक ने वीडियो भी बनाया है और सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया है। बताया जा रहा है कि रुपए के लेन देन के विवाद में दोनों शिक्षकों में झगड़ा हुआ। पीड़ित शिक्षक ने आरोपी शिक्षक पर स्कूल के दस्तावेज फाड़ने का भी आरोप लगाया है। और ये मौके की देखिए ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। देखो ये सब फाड़ दिए इसने, सब फाड़ दिए इसने। अब देखो अब ये जा रहा है, अब ये देखो जा रहा है। अच्छा लग गया, सोच ले। अब वीडियो अब बात करेंगे आप पानी की प्रयागशाला की। तो देखिए मौसम विभाग की तरफ से यूपी के 25 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बाढ़ और बारिश का ये अलर्ट जारी किया है। सहारनपुर, वाराणसी, चंदौली समेत कई जो जिले हैं वहां पर नदियां उफान पर हैं। और एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, जो कि चिंता का विषय है। कई जो जिले हैं वो बाढ़ की जद में है। बाढ़ का खतरा वहां पर मंडराने लगा है और तस्वीरों में भी आप देखिए, बावजूद इसके जो लोग हैं जान जोखिम में डालकर इन रास्तों को पार करते हुए नजर आ रहे हैं, नदी नालों को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए जल जल्लाद से कैसे सब बर्बाद हो गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। तो बाढ़ की चपेट में यूपी के कई जिले आ गए हैं। कई जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज में सबसे ज्यादा जो बारिश का कहर है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ एक बार फिर से बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने 25 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 4.7 मिलीमीटर बारिश इन जिलों में हुई है। वाराणसी में लगातार जो गंगा का जलस्तर है वो भी बढ़ता जा रहा है। हालात ये है कि जो काशी विश्वनाथ धाम है वहां तक गंगा पहुंच गई है। वाराणसी में कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। मणिकर्णिका घाट पानी में डूब गया है। प्रयागराज की अगर बात की जाए तो यहाँ गंगा यमुना नदी अपने उफान पर है। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है और बाढ़ की चपेट में 40 से ज्यादा जो मोहल्ले हैं वो आ गए हैं। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। जगह जगह जो जल जमाव है वो नजर आ रहा है। और एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है 25 जिलों के लिए। एक बार फिर से लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कई जो इलाके हैं वहां पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों में हुई तेज बारिश के बाद अब घाट क्षेत्र की बरसाती नदियों में भयंकर पानी आ गया, जिसके चलते कई गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क कट गया है। और वहीं इन बरसाती नालों में पड़ने वाले सभी सड़क मार्गों पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। बादशाही बाग नदी में एक घोड़ा बोगी और बाइक सवार तेज पानी की धार में बह गए। घोड़ा बोगी को ग्रामीणों ने बमुश्किल बाहर निकाला, जबकि बाइक सवार खुद ही पानी की धार से बाहर निकला। तो मौके की तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप देख रहे हैं।
आपने तस्वीरें देखी किस तरीके से जो पानी है वो तबाही मचा रहा है। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।